हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं असंभव डकैती का क्लाइमेक्स पार्ट यानी कि एपिसोड नंबर 6। इस बेहद तेज रफ्तार कहानी को आप सुन रहे हैं हमारी पेड ऑडियो बुक्स के तहत, जिसका शुल्क मात्र 20 रुपीज है, जिसमें सारे एपिसोड्स इंक्लूड है। इसी तरह की कहानियां आगे भी आती रहेंगी, तो संपर्क में रहिए हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9981046977 पर, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल गॉगल गुरु ऑडियो बुक के पोस्ट पर भी नजर रखिएगा, जहां हम आपको सूचित करते रहेंगे कि कौन कौन सी नई ऑडियो बुक्स पेड ऑडियो बुक्स के तहत आ रही है, जिसका शुल्क हमने मात्र नाम मात्र का ही रखा है, ताकि आप निर्विघ्न कहानियों को एंजॉय कर सकें। बाकी इसी तरह की कहानियां हमारे पब्लिक जोन पर तो आती है, मेंबरशिप जोन पर भी आती है, जिसमें हमारे 3 लेवल हैं, और अभी 2 लेवल पर हमने कहानियां शुरू कर चुके हैं, जिसमें काफी सारी कहानियां आपका इंतजार कर रही है। सिल्वर क्लब और गोल्ड क्लब, ये हमारी मेंबरशिप के लेवल्स हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं क्लाइमेक्स पार्ट असंभव डकैती। डालचंद ने चाय समाप्त की और प्याला टेबल पर रखा। तभी उसकी निगाह टेबल पर तह किए हुए कागज पर पड़ी। असमंजसता में घिरे उसने तह किया कागज उठाकर खोला। उसमें चंद शब्द इस प्रकार लिखे हुए थे। तुम्हारी माँ और बहन मेरे पास है, जब भी फुर्सत मिले आकर उन्हें ले जाना, राजा राम। डालचंद कई पलों तक हक बकाया उस पत्र को देखता रहा। फिर उसकी समझ में आया कि उसकी माँ और बहन गैंगस्टर राजाराम के कब्जे में है। आज सुबह उसने उसका कहना नहीं माना था और उसे धोखा देकर भाग निकला था। इसी खुंदक में राजाराम ने उसकी माँ बहन को उठा लिया था। डालचंद के होठ भिज गए, चेहरा क्रोध से धधक कर लाल हो गया। अगर उसकी माँ बहन को किसी ने बुरी निगाहों से देखा भी तो वह उसकी आंखें निकाल लेगा, परंतु साथ ही वह जानता था कि राजाराम के सिर के बाल के बराबर भी नहीं है वह। राजाराम जैसे गैंगस्टर का वह चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और न ही इस पत्र के मुताबिक वह राजाराम के अड्डे पर जाकर अपनी माँ बहन को वापस ला सकता है। जाहिर है उसकी माँ बहन को राजाराम ने इसी कारण उठाया होगा कि वह उससे मिलना चाहता है, चुपचाप खिसक जाने की सजा देना चाहता होगा उसे। हो सकता है उसे गोली से उड़ा दे। राजाराम जैसे इंसान का क्या भरोसा। आखिरकार उसने इस सिलसिले में देवराज चौहान से बात करने का विचार किया। अगर देवराज चौहान चाहे तो उसकी माँ बहन को राजाराम की कैद से वापस ही नहीं ला सकता, बल्कि राजाराम की अक्ल भी ठिकाने लगा सकता है। डालचंद क्रोध भरी गंभीरता से बाहर निकला, मेन दरवाजे पर ताला लगाया और आगे बढ़ गया। कई जगह उसे पुलिस वाले नजर आए, जो कि शायद इस इलाके के घर घर की तलाशी लेने का प्रोग्राम बना रहे थे। डालचंद उनके करीब से गुजरता चला गया। नहा धोकर वह कपड़े बदल चुका था। उसके पीछे भागने वाले भी अब उसे पहचान नहीं सकते थे। पुलिस की तरफ से वह बेफिक्र था। क्या है? राजाराम ने भीमराव को देखा। एक बहुत जबरदस्त खबर है राजाराम साहब, भीमराव ने कहा। क्या? फटाफट बोल। आप जिस बैंक वैन रॉबरी का जिक्र कर रहे थे, जिसमें 5.5 करोड़ रुपया था, उस वैन को कल वजीरचंद प्लेस के नीचे वाले हिस्से में मौजूद बैंक के अहाते से तब उड़ाया गया था जब उसमें नोट भर चुके थे। वह चलने की तैयारी में थी। तो क्या आज उसी बैंक में 4 करोड़ की बैंक डकैती देवराज चौहान ने की है? क्या? राजाराम चौंक कर सीधा हो गया। कल देवराज चौहान ने 5.5 करोड़ पर हाथ मारा और आज 4 करोड़ पर। पट्टे ने 24 घंटों में 9.5 करोड़ छाप लिए। अभी खास बात तो आपको बतानी बाकी है राजाराम साहब। बोल, वो भी बोल फटाफट। आज डकैती के बाद सेवाराम मेवाराम एक्सपोर्ट कंपनी की वैन में 4 करोड़ वह लेकर भागे। मालूम हुआ है कि वैन चलाने वाला भी बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर था। वह तूफानी गति से वैन को दौड़ा रहा था। कहकर भीमराव ने चुप्पी साध ली। राजाराम की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। आगे बोलेगा या बस है तेरी? मैंने डालचंद की माँ बहन से मालूम किया है। डालचंद कल सुबह जल्दी ही घर से निकल गया था और रात देर गए वापस लौटा, और आज सुबह ही वह यह कहकर घर से निकला था कि जहां उसे नौकरी मिली है वह लोग उसे टूर पर भेज रहे, 20-25 दिन के बाद लौटेगा। राजाराम हंसा और जोर से हंसा। वह अब भी नहीं समझे भीमराव। राजाराम ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, कल देवराज चौहान ने बैंक वैन रॉबरी की।
वैन भगाई अपने डालचंद ने, और आज हम वास्तव में कुछ गलत वक्त पर पहुंचे। वह हमारे साथ कैसे चल सकता था? तब वह बैंक डकैती पर जा रहा था। उसने अगर हमें धोखा दिया है तो गलत नहीं दिया। उसकी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। जिस काम की योजना पहले से ही बनी पड़ी थी उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जा सकता था। अब यकीन आया मेरी बात का। भीमराव हिचकिचाया, फिर बोला, यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर तेरा दिमाग भी मेरी तरह ही चलता होता तो क्या आज तू राजा राम ना होता, सिर्फ भीमराव ही होता क्या? कल और आज दोनों दिन वैन को डालचंद ने ही भगाया था। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, आज जिस तरह डालचंद ने धोखा देकर मुझे जूल दी, उसे मद्देनजर रखते हुए मेरा दावा और भी पक्का हो जाता है। भीमराव सिर्फ सिर हिलाकर रह गया। 9.5 करोड़। राजा राम कुछ इस तरह खुश हो रहा था जैसे कि सारी दौलत की लूट उसने की हो। जरा तुम ये तो सोचो कि 9.5 में से डालचंद का हिस्सा कितना होगा। क्या मतलब कि डालचंद के पल्ले कितना पड़ेगा? राजा राम हंसा। वह तो इस बात पर निर्भर करता है कि इस लूट में कितने हिस्सेदार थे। 5-7 से ज्यादा क्या ही रहे होंगे। 1.25 करोड़ तो डालचंद को मिलेगा ही। बहुत है, बहुत है। अपनी माँ बहन को वापस पाने के लिए वह 1 करोड़ तो हमें दे ही सकता है, और खामखा का इतना पैसा हमें मिलना हमारे लिए बहुत है। इससे मैं अपनी स्मगलिंग का दायरा और बढ़ा सकता हूँ। हमें डालचंद के आने का इंतजार करना चाहिए। बंटवारा होने में अभी 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। राजा राम साहब, भीमराव ने धीमे स्वर में कहा, हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो जैसा आप सोच रहे हैं। राजा राम जोर से हंस पड़ा। हाँ, शहर की खबरों पर नजर रख, यह मामला तेरी समझ में नहीं आएगा। भीमराव ने सिर हिलाया और बाहर निकल गया। पट्टा देवराज चौहान बहुत नसीब वाला है, हर बार करोड़ों पर हाथ मारता है। हरामी के पास अब तक अरबों का माल इकट्ठा हो चुका होगा। राजा राम मुंह बनाकर बड़बड़ा उठा। डालचंद देवराज चौहान के मकान पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि देवराज चौहान तो कब का वहां से जा चुका है। यह सुनकर डालचंद के चेहरे पर छाई बेचैनी और बढ़ गई। मंगल पांडे एक तरफ कुर्सी पर सिगरेट के कष्ट लेता हुआ उन नोटों से भरे ट्रंकों को देखे जा रहा था। वह ट्रंकों के बीच में मौजूद नोटों की झलक पाने को बेताब था, परंतु इस तरह उन्हें खोलना ठीक नहीं था। उसका तो मन कर रहा था कि इस 4 करोड़ को लेकर खामोशी से वहां से दफा हो जाए, परंतु नीना पाटेकर के वहां होने के कारण वह इस बात का हौसला नहीं कर पा रहा था। पाटेकर के बदले कोई और उसके पास होता तो शायद हो सकता था वह ऐसा कुछ कर गुजरने की हिम्मत कर बैठता, परंतु नीना पाटेकर जैसी खतरनाक शख्सियत के सामने गड़बड़ कर पाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। नीना पाटेकर ने डालचंद के चेहरे पर छाई व्याकुलता को नोट किया। क्या बात है डालचंद, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? नीना पाटेकर उसके करीब पहुंची। राजा राम ने मुसीबत डाल दी है। डालचंद सूखे होठों पर जीभ फेर कर बोला, मैंने तुम्हें बताया था कि आज सुबह जब घर से निकला तो राजा राम आ गया था। वह चाहता था कि मैं उसकी कार ड्राइव करूं। उसे दूसरे शहर में कहीं जल्दी ही पहुंचना था, लेकिन मैं उसे धोखा देकर भाग निकला। नीना पाटेकर ने सिर हिलाया। मैं अभी घर गया था तो वहां से मालूम हुआ कि मेरी माँ बहन को राजा राम उठा ले गया है। नीना पाटेकर चौंकी। डालचंद ने जेब से राजा राम वाला पत्र निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। पाटेकर ने उस पत्र को पढ़ा। चेहरे पर सख्ती के भाव आ गए। करीब ही मंगल पांडे बैठा सब बातें सुन रहा था। उसने एक बार भी बीच में दखल देने की जरूरत न समझी। राजा राम के मामले से वह दूर ही रहना चाहता था। मैं इस बारे में देवराज चौहान से बात करने आया था, डालचंद ने चिंतित लहजे में कहा। देवराज चौहान से भी बात कर लेना। नीना पाटेकर ने गर्दन हिलाई। वह गहरी सोच में थी। राजा राम को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और वह भी मुझे जानता है। मैं उससे बात करती हूँ, वह तुम्हारा कहना मान जाएगा? मालूम नहीं, या तो अब बात करने से ही पता चलेगा। तुम यहाँ का मामला संभालो। यहाँ पर संभालने को है क्या? इसे संभालना है। नीना पाटेकर ने मंगल पांडे की तरफ उंगली की। यह नोटों से भरे ट्रंक को देखकर कुछ ज्यादा ही बेचैन हो रहा है, और भीतर कमरे में मेवाराम बंद है। मैं 2 घंटों में लौट आऊंगी राजा राम से बात करके। मंगल पांडे ने नीना पाटेकर की इस बात की जरा भी परवाह नहीं की। डालचंद सिर हिलाकर रह गया। वैन को तुमने कहाँ छोड़ा? वैन के बारे में सब कुछ बताकर डालचंद ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है मेरी गोली से शायद कोई पुलिस वाला मारा गया है। मैं भी क्या करता। वह लोग मेरे करीब आ गए थे कि फायर करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। चिंता मत करो, यह सब तो चलता ही रहता है। अब तुम यहां से बाहर नहीं निकलना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। देवराज चौहान फॉर्म पर गया है।
डालचंद ने एकाएक पूछा। शायद फॉर्म पर। मीना पाटेकर बाहर निकल गई। डालचंद ने मंगल पांडे को देखा। कोई गड़बड़ करने की चेष्टा मत करना। डालचंद सर्द लहजे में बोला। मैं पहले से ही परेशान हूं। अगर तुमने जरा भी गलत कदम उठाया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। मेरा कुछ भी करने का इरादा नहीं है। मंगल पांडे गहरी सांस लेकर रह गया। बैंक वैन में जो दो गार्ड बंद थे, उनकी उम्र नाम कुछ इस प्रकार थे। एक की उम्र 35 बरस थी। नाम था सीताराम। उत्तर प्रदेश के किसी गांव का था। परिवार के नाम पर उसकी पत्नी लाजवंती थी और एक 3 बरस का लड़का था। सीताराम प्यार से उसे लाजो कहा करता था। दूसरा 55 बरस का था। रिटायर होने वाला था। परिवार में 2 जवान लड़कियां थी जिनकी शादी 3 बरस पहले ही करके उसने फुर्सत पाली थी। बीवी को स्वर्गवासी हुए बरसों बीत चुके थे। उसका नाम किशनलाल था। 2 घंटों की अथक मेहनत के पश्चात देवराज चौहान ने बैंक वैन में बंद गार्डों के बारे में यह जानकारी हासिल की। उनके घरों का अता पता जाना। चूंकि किशनलाल के परिवार में अब कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए वह उसके लिए बेकार था, परंतु सीताराम उसके काम का था। वह सीताराम के घर पर पहुंचा। गंदी बस्ती में उसने एक कमरा ले रखा था, जिसमें वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। दरवाजा खटखटाने पर सीताराम की पत्नी लाजवंती ने ही दरवाजा खोला। उसे देखकर ही देवराज चौहान समझ गया कि वह सीताराम की पत्नी है, क्योंकि रो रोकर उसकी आंखें लाल हो रही थी। स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि वह अभी रोकर हटी है। देवराज चौहान ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते की। जवाब में लाजवंती ने सिर हिलाया और प्रश्न भरी निगाहों से उसे देखने लगी। मैं सीताराम का दोस्त हूं। यह सुनते ही लाजवंती देवराज चौहान को भीतर ले गई। देवराज चौहान पुरानी सी कुर्सी पर बैठा और लाजवंती की तरफ देखकर बोला। सीताराम के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ कि डकैत जिस वैन को ले भागे हैं वह उसी वैन में बंद था। कुछ खबर मिली कि वह किस हाल में है? नहीं, लाजवंती ने भी भीगे स्वर में जवाब दिया। उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली। भगवान रक्षा करे वह ठीक हो। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। क्या आप जानती है वह बैंक वैन किसने उड़ाई है? देवराज चौहान ने शांत स्वर से पूछा। हाँ, देवराज चौहान नाम का कोई आदमी है। सुना है बहुत खतरनाक है। भगवान ही जाने वह मेरे आदमी को जिंदा छोड़ेगा भी या नहीं। पुलिस कोशिश तो कर रही है, परंतु मुझे पुलिस का यकीन नहीं। देवराज चौहान का नाम लेते हुए पुलिस वाले भी डर रहे थे। ऐसे में कहां से पकड़ पाएंगे उसे? लाजवंती ने भर्राए स्वर में जवाब दिया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर बोला। मैं देवराज चौहान ही हूं। तुम? आप देवराज चौहान? लाजवंती जोरों से चौंकी। हाँ, देवराज चौहान ने आहिस्ता से गर्दन हिलाई। तुम्हारा आदमी अभी तक तो सही सलामत है, परंतु आने वाले समय के बारे में नहीं कहा जा सकता कि वह ठीक रहेगा या नहीं, क्योंकि वह दूसरे गार्ड के साथ वैन को भीतर से बंद किए बैठा है। हम ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। हम वैन को आग लगाने जा रहे हैं। दौलत हाथ बेशक न लगे, परंतु उन लोगों को हम किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आग लगने पर वह दोनों वैन के भीतर ही जल मरेंगे। अगर दरवाजा खोलकर बाहर आते हैं तो हम उन्हें गोलियों से भून देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। लाजवंती के होठों से चीख निकली। नहीं करना पड़े, इसी कारण मैं तुम्हारे पास आया हूं। देवराज चौहान की आवाज में सख्ती भर गई। तुम्हें एक मौका देता हूं कि अपने आदमी को समझा लो। उसे कहो कि शराफत से वैन का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आए, नहीं तो हम वैन को आग लगाने जा रहे हैं। हाँ हाँ, लाजवंती घबरा कर कह उठी। आप मुझे एक बार उनके पास ले चलिए, मैं उन्हें समझाती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बस उनकी जान मत लीजिएगा। तुम्हारे आदमी की जान लेने से हमें कोई फायदा भी नहीं है। वैन का दरवाजा न खोलकर वह हमें मजबूर कर रहे हैं कि मैं कुछ करूं। लगता है उन्हें अपनी जान प्यारी नहीं। आप मुझे वहां ले चलिए, मैं उन्हें खोलने को कहूंगी वैन का दरवाजा। लाजवंती की आंखों से आंसू बह निकले। फिर तो आप उनकी जान नहीं लेंगे ना? नहीं। लाजवंती ने बेड पर सोए 3 वर्षीय लड़के को उठाकर कंधे पर डाला। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। दोनों बिना कुछ कहे बाहर निकल गए। कुछ आगे जाकर देवराज चौहान ने लाजवंती को कार में बिठाया, फिर स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा दी। रास्ते में सुनसान जगह पर कार रोककर देवराज चौहान ने लाजवंती की आंखों पर रुमाल बांधा। यह क्यों? लाजवंती के होठों से निकला। मैं नहीं चाहता कि तुम यह देखो कि मैं तुम्हें कहां ले जा रहा हूं। लाजवंती ने आंखों पर रुमाल बंधवाने में कोई ऐतराज नहीं उठाया। एक बात कहूं? कुछ देर बाद लाजवंती बोली। क्या? पुलिस वाले बता रहे थे कि देवराज चौहान बहुत खतरनाक इंसान है।
इस नाम को लेते हुए भी जैसे वह हिचकिचा रहे थे। परंतु आप में तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं दिखाई दी, भले लग रहे हैं आप मुझे, लाजवंती ने एकाएक भोलेपन से कहा। देवराज चौहान अब इस बात का जवाब भी क्या देता। कार ड्राइव करता हुआ वह गहरी सांस लेकर रह गया। इस बात का जवाब तो खुद उसके पास भी नहीं था कि वह कैसा इंसान है। वानखेड़े पिछले 2 घंटों से वैन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा था। जिन जिन रास्तों से वैन गुजरी थी वह उसी रास्ते पर जगह जगह से पूछताछ कर रहा था। एक चौराहे पर मौजूद पनवाड़ी से उसने सिगरेट का पैकेट खरीदा। सिगरेट सुलगाई और पैसे देते हुए बोला, क्यों भाई, 10:30-11 बजे के दरमियान यहां से कोई सफेद रंग की वैन निकली? उस वैन के बारे में तो मत पूछिए साहब, अभी तक मैं उस वैन के ड्राइवर को गालियां दे रहा हूं। साला मिल गया तो उसका सिर फोड़कर रख दूं। पान वाले ने क्रोध भरे स्वर में कहा। क्यों, ऐसा क्या कर डाला उसने? पूछिए क्या नहीं किया। उस वैन ने यहीं से मोड़ काटना था। उल्लू के पट्टे को मोड़ना भी नहीं आता। मेरी दुकान पर वैन चढ़ते चढ़ते बची। जिंदगी भर की कमाई मेरी यही दुकान है। उस वैन ने मुझे बर्बाद कर देना था। वह तो अच्छा रहा कि मैं बच गया। फिर वह वैन कहाँ गई? यहां से सीधी सड़क पर जाने कहाँ गई थी? पनवाड़ी ने मुंह बनाकर कहा। वानखेड़े कार में बैठा और पनवाड़ी की बताई सड़क पर चल पड़ा। कुछ को मालूम भी हो गया था कि उस वैन में बैठे लोग बैंक डकैती करके भाग रहे थे। वानखेड़े ने अगले चौराहे से पूछताछ की। 2-3 दुकानदारों से पूछने पर एक ने वैन के बारे में बताया। साहब, मुझे तो वैन का ड्राइवर पागल लगता था या फिर नशे में था। आम समझदार इंसान इन सड़कों पर इतनी खराब ड्राइविंग नहीं कर सकता था। वैन की इतनी ज्यादा स्पीड थी कि उतनी स्पीड तो हाईवे पर ही होती है। तौबा, मुझे तो हैरानी है ट्रैफिक वालों ने उसे पकड़ा क्यों नहीं। उसने अवश्य 2-4 को मारा होगा। यहां से किस तरफ गई वह वैन? उस सड़क पर मुड़ गई थी। उसने एक सड़क की तरफ इशारा किया। वानखेड़े कार में बैठा पुनः आगे बढ़ गया। वानखेड़े को मन ही मन पूरा विश्वास था कि वह वैन की आखिरी मंजिल तलाश कर लेगा, जल्दी से तलाश कर लेगा वैन के ठिकाने का आखिरी छोर। उस सड़क पर कुछ आगे जाने पर चौराहे पर मौजूद पनवाड़ी से पूछताछ की। हाँ साहब, उस वैन को कोई सनकी व्यक्ति चला रहा था। पान वाले ने बताया। यहीं से वह मुड़ा था। एक बच्चा नीचे आते आते बच गया। मुझे तो हैरानी है कैसे बच गया वह बच्चा। एकदम नीचे आने को था कि वैन के ड्राइवर ने वैन को कट देकर बच्चे को बचा लिया। वैसे मानना पड़ेगा, कमाल की ड्राइविंग थी वैन चलाने वाले की। यहां से किस तरफ गई वैन? वानखेड़े ने पूछा। उधर साहब। वानखेड़े कार में बैठा और पनवाड़ी के बताए रास्ते पर बढ़ गया। वैन की तेज रफ्तार ही उसे अपराधियों तक पहुंचाने में सहायक हो रही थी। देवराज चौहान ने स्टीयरिंग घुमाया। कार पक्की सड़क से उतरकर फॉर्मों की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ती चली गई। यह खुला इलाका था। खिड़की से आती ठंडी हवा से उसके सिर के बालों की लटें माथे पर झूल रही थी। वह पैनी निगाहों से आसपास का जायजा ले रहा था कि शायद कहीं वानखेड़े नजर आ जाए, परंतु ऐसा कुछ भी उसे नजर नहीं आया था। उसकी कार आगे बढ़ती चली गई। लाजवंती पिछली सीट पर आंखों पर पट्टी बंधवाए लेटी थी। देवराज चौहान ने ही सीट पर लेट जाने को कहा था ताकि बाहर का कोई आदमी आंखों पर पट्टी देखकर खामखा शक न करे। एक तरफ पेड़ों के झुरमुट में खड़ा सुधीर जाती कार को तब तक देखता रहा जब तक कि वह निगाहों से ओझल नहीं हो गई और पीछे धूल का गुबार नहीं छोड़ गई। सुधीर ने बहुत ही तसल्ली बख्श अंदाज में कार ड्राइव करते देवराज चौहान को पहचाना था। देवराज चौहान को देखते ही उसका दिल बल्लियों उछलने लगा था। मोटा शिकार आ पहुंचा था। कार के निगाहों से ओझल होने पर उसने मोबाइल पर वानखेड़े से संपर्क बनाया। हेलो, मैं सुधीर बोल रहा हूं सर। कोई खबर? यस सर, अभी अभी देवराज चौहान कार पर फॉर्मों की तरफ गया है, सुधीर ने जोश भरे स्वर में कहा। गुड, वेरी गुड। आंखें खुली रखकर अपनी जगह पर डटे रहो। आप आ रहे हैं सर? नहीं, अभी मैं बहुत व्यस्त हूं, कम से कम 2-3 घंटे नहीं आ पाऊंगा। देवराज चौहान का क्या करना है? कुछ नहीं करना है, तुम सिर्फ निगरानी करो। खास बात हो तो मुझे खबर करो। अपना काम निपटा कर मैं आता हूं। देवराज चौहान तुम्हारे बस की चीज नहीं है। कहीं गलती से उसके सामने पड़कर सारा खेल मत बिगाड़ देना। उसे मैं ही आकर संभालूंगा। चिंता की कोई बात नहीं। वह उस वैन से दूर नहीं जा सकता। कहीं गया तो फिर लौट आएगा। ओके सर, आप 2-3 घंटे तक आ रहे हैं ना? सुधीर ने पूछा। उम्मीद है कि पहुंच जाऊंगा। ओवर एंड ऑल। कहने के साथ ही दूसरी तरफ से वानखेड़े ने संबंध विच्छेद कर दिया।
सुधीर ने अपनी कलाई पर बंदी घड़ी ठीक की और फॉर्मों की तरफ निगाहें दौड़ाने लगा। कोई कार हमारे फॉर्म की तरफ आ रही है, मोटा नटियाल बड़बड़ा उठा। उसकी बड़बड़ाहट सुनकर जगमोहन चौंक कर खड़ा हो गया। हाथों में रिवॉल्वर चमक उठी, जबड़े में कसा हुआ गया। पल भर में ही कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो गया। तुम वैन पर ड्यूटी दो, मैं कार को देखता हूं, जगमोहन ने भीचे होठों से कहा और रिवॉल्वर थामे आगे बढ़ गया। परंतु कार पर निगाह पड़ते ही उसकी आंखें सिकुड़ गई। वह तो उनकी अपनी कार थी। छिटक कर वह पास आती कार को देखने लगा। कार फॉर्म के मुख्य गेट के पास रुकी। दरवाजा खोलकर देवराज चौहान नीचे उतरा। लकड़ी का फाटक खोलकर पुनः कार में जा बैठा। देवराज चौहान को देखते ही जगमोहन का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। कार उसके पास आकर रुकी। तुम ठीक हो? जगमोहन फौरन कार के पास पहुंचकर बोला। क्यों? देवराज चौहान ने कार से बाहर निकलते हुए कहा। मुझे क्या होना था? वैन के साथ तुम यहां नहीं पहुंचे तो मैंने सोचा पुलिस ने तुम लोगों को घेर लिया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, देवराज चौहान ने उसकी बात काटकर कहा। दरअसल बैंक से निकलने के पश्चात हमने 4 करोड़ को यहाँ लाने का इरादा बदल दिया था। वानखेड़े का डर था हमें। फिर कहाँ रखा पैसा? अपने ठिकाने पर। ओह तुम। तभी जगमोहन की कार की पिछली सीट पर हलचल सी महसूस हुई तो कहते कहते वह रुक गया। पीछे वाली सीट पर उसे 28-30 बरस की युवती दिखाई दी, जिसकी मांग में सिंदूर चमक रहा था। आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। गोद में 3 बरस का बच्चा था। जगमोहन ने गर्दन घुमाकर देवराज चौहान को प्रश्न भरी निगाहों से देखा। यह वैन में मौजूद एक गार्ड की बीवी है, देवराज चौहान ने कहा। जवाब में जगमोहन सिर हिलाकर रह गया। पल भर में ही वह समझ गया कि देवराज चौहान कौन सा खेल खेलने जा रहा है। अब तुम आंखों पर बंधे रुमाल को खोल सकती हो, देवराज चौहान ने लाजवंती से कहा। लाजवंती ने तुरंत आंखों पर बंधे रुमाल को हटा लिया। 2 पल तक वह आंखों को एडजस्ट करने में लगी रही कि सब कुछ स्पष्ट देख सके। आओ नीचे आ जाओ, देवराज चौहान ने कार का पीछे वाला दरवाजा खोलते हुए कहा। लाजवंती बच्चे को उठाए कार से बाहर निकली और हैरानी से आसपास का वातावरण देखने लगी। फिर उसकी निगाहें घूमती हुई देवराज चौहान पर जा टिकी। वे कहाँ है? लाजवंती के होठों से निकला। मेरे साथ चलो। इतना कहकर देवराज चौहान फूस वाले कमरे की तरफ बढ़ गया। जगमोहन और लाजवंती उसके पीछे चल पड़े। उनके करीब पहुंचकर नटियाल मुस्कुराकर बोला। हम तो समझे थे तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया है। नहीं, सब ठीक है। डालचंद कहाँ है? बैंक डकैती का माल कहीं और रखा है। देवराज चौहान का जवाब सुनकर नटियाल सिर्फ सिर हिलाकर रह गया। यह अलग बात थी कि नटियाल को देवराज चौहान की बात सुनकर कुछ मायूसी ही हाथ लगी थी। वह सोचे बैठा था कि डकैती का माल भी फॉर्म पर ही आ जाएगा, इधर वैन का दरवाजा भी खुलवा लेंगे। जब सारी दौलत इकट्ठी हो जाएगी तो फिर वह उसे हथियाने के लिए कोशिश करेगा, वरना वायदे के मुताबिक तो उसे सिर्फ 50 लाख ही मिलने थे, बाकी के 9 करोड़ तो इन लोगों ने हजम कर जाने थे। नटियाल ने हैरानी से भरी निगाहों से लाजवंती को देखा। यह औरत कौन है? वैन में बंद 2 में से एक गार्ड की पत्नी, जगमोहन ने जवाब दिया। नटियाल की आंखें चमक उठी। इसका मतलब अब तो दरवाजा खुलकर ही रहेगा, उसकी आवाज में खुशी थी। मतलब तो कुछ देर बाद खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगा, जगमोहन ने जवाब दिया। देवराज चौहान ने लाजवंती से कहा। जब तक मैं न कहूं तुम नहीं बोलोगी। लाजवंती ने सहमतिपूर्ण ढंग से गर्दन हिलाई। देवराज चौहान वैन के करीब पहुंचा और उसे थपथपाकर बोला। मेरी आवाज सुन रहे हो ना? क्यों हमें बार बार तंग कर रहे हो? भीतर से उखड़ी आवाज आई। मैं देवराज चौहान हूं, तुम लोगों से बात करने आया हूं। हमसे बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वैन का दरवाजा हम नहीं खोलेंगे, यह दूसरी आवाज थी। पागल मत बनो, आखिर कब तक वैन का दरवाजा बंद रखोगे? कब तक भीतर रहोगे? कभी तो तुम लोगों को बाहर आना ही पड़ेगा। फिर अभी हमारी बात क्यों नहीं मान जाते? कान खोल कर सुन लो, हम वैन का दरवाजा कभी नहीं खोलेंगे, चाहे भीतर हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। इस बात को हम पक्की तरह सोचे बैठे हैं कि लूट की दौलत तुम लोगों के हाथ नहीं लगने देंगे। तुम कौन हो, सीताराम या किशनलाल? देवराज चौहान ने पूछा। वैन के भीतर से कोई जवाब न आया। लाजवंती सख्ती किसी हालत में खड़ी सारी बातें सुन रही थी। जवाब नहीं दिया तुम लोगों ने? तुम्हें हमारे नामों से क्या लेना देना? भीतर से तीखा स्वर आया। बहुत कुछ लेना देना है, देवराज चौहान ने एकाएक सख्त स्वर में कहा, जैसे कि मैं सीताराम को समझाना चाहता हूं कि किशनलाल का तो कोई है नहीं, ना आगे ना कोई पीछे। अपनी दोनों लड़कियों की शादी करके फौरिग हो चुका है, परंतु सीताराम अभी जवान है, घर में बीवी बच्चे हैं। यह उम्र अभी उसके मरने की नहीं है। सीताराम को यह बात सोचनी चाहिए।
कहना क्या चाहते हो तुम? भीतर से कठोर आवाज सुनाई दी। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि अपने पर नहीं तो अपनी बीवी बच्चों पर तरस खाओ। खामोशी से वैन का दरवाजा खोलो और बाहर आओ। मैं तुम लोगों को यकीन दिलाता हूँ तुम दोनों को कुछ नहीं कहा जाएगा, बल्कि वैन में मौजूद पैसे में से काफी मोटी रकम भी तुम दोनों को दी जाएगी। तुम्हारे ये लटके झटके हमारे साथ नहीं चलने वाले, भीतर से सख्त स्वर में कहा गया। अपने दिल से यह ख्याल भी निकाल दो कि हम वैन का दरवाजा खोलेंगे, अपने बीवी बच्चे की खातिर भी नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें मेरी बीवी बच्चों की चिंता क्यों है, भीतर से तीखी आवाज में कहा गया। जाकर अपना काम करो। मुझे तुम्हारे बीवी बच्चों की चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि इस समय वह मेरे पास खड़े हैं और मेरे ही रहमो करम पर हैं। अब तुम ही बताओ उनका मैं क्या करूं? क्या? भीतर से चौंकने वाला आवाज आई। बात करना चाहोगे? तुम झूठ बोल रहे हो, इस बार वैन से आवाज आई। वो बहुत ही तेज और गुस्से से भरी थी। कर लो बात, सच झूठ तुम्हारे सामने आ जाएगा। इतना कहने के साथ ही देवराज चौहान ने लाजवंती से कहा, अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने आदमी को समझा पाती हो या नहीं। अगर वो समझ गया तो उसकी जान बच जाएगी, नहीं तो मरेगा। लाजवंती का चेहरा फक्क पड़ गया। घबराए अंदाज में कांपती टांगों से वह वैन के करीब पहुंची। बच्चे को गोद से नीचे उतार दिया था उसने। सुनो जी, लाजवंती ने थरथराते स्वर में कहा। लाजो तुम? भीतर से ही सीताराम का चौंकाहट से भरा स्वर आया। तुम यहाँ? मुझे यहाँ भाई साहब लाए हैं। कौन भाई साहब? यही देवराज चौहान जी। यह खामोश रहो, यह लोग भाई साहब कहने के लायक नहीं है। नहीं, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। यह औरों की तरह नहीं है, बहुत अच्छे हैं। आप बाहर आ जाइए, यह आपको कुछ नहीं कहेंगे। लाजो पागल हो गई है तू, भीतर से सीताराम क्रोध भरे स्वर में कह उठा। तुम इन लोगों को नहीं जानती, इनका हर अच्छा बुरा पैसे के साथ है। इनकी निगाहों में इंसान की कुछ कीमत नहीं। इनके साथ आकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। यह तुझे लाए ही इसलिए है कि वैन का दरवाजा खुलवा सके। उसके बाद तो इन्होंने फौरन हमें शूट कर देना है, गोली मार देंगे हमें, जान ले लेंगे हमारी। तुम इन लोगों के बारे में अभी कुछ नहीं जानती। आपको बहुत बड़ी गलती हो रही है पप्पू के बापू, यह लोग बहुत अच्छे हैं। चुप रहो। वैन के भीतर से ही दहाड़ने की आवाज आई। बेवकूफ औरत, जिसने भी तुम्हारे साथ दो मीठे बोल बोल लिए वही अच्छा हो गया। अक्ल तो है नहीं तुम्हारे में, समझदारी से तो तुम्हारा दूर दूर से भी रिश्ता नहीं। आप तो हर समय मुझसे लड़ते ही रहते हैं, लाजवंती ने झल्ला कर कहा। और मैं क्या करूंगा, तुम काम ही ऐसे करती हो। छोड़िए ना यह सब बातें, आप बाहर आ जाइए, वैन का दरवाजा खोल दीजिए। जैसा यह कहते हैं आप वैसा ही कीजिए, मैं आपको लेने आई हूं। लाजवंती ने कहा, सरकारी काम में दखल नहीं दो, तुम नहीं जानती कि मैं सब जानती हूँ। अक्ल तो आप में है नहीं। छोड़ो इस मुई नौकरी को, यह नहीं तो कोई और सही, मुझे तो बस आप ठीक चाहिए। लाजवंती ने मुंह बनाकर कहा। मैं ठीक तो हूं, मुझे क्या हुआ है? स्वर में झल्लाहट थी। यह कहते हैं ये वैन को आग लगा देंगे। वैन को आग लग गई तो फिर आप कैसे ठीक रहेंगे? लाजवंती का स्वर भरा गया। मेरा कहना मानिए, आप वैन से। बेअक्ल औरत, यह लोग वैन को आग नहीं लगा सकते, सपने में भी नहीं लगा सकते। इन लोगों को पैसा चाहिए जो कि आग लगते ही राख हो जाएगा। तू घर जा, अपना काम कर। 50 बार कहा है कि आदमियों के काम में दखल मत दिया कर, मेरे पीछे चला कर, आगे चलने की कोशिश मत कर। बड़ी आई भाई साहब की बहन। लाजवंती की आंखों से आंसू बह निकले। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो यह लोग आपकी जान ले लेंगे। भगवान के लिए आप वैन का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाइए। मुझे आप ठीक चाहिए, जो भी होगा देखा जाएगा। मेरे लिए तो आप हैं तो दुनिया है, नहीं तो कुछ भी नहीं। दिमाग खराब हो गया है तेरा। यह लोग क्या समझते हैं मैं तेरे कहने से बाहर। पापा, तभी 3 बरस के नन्हे से बच्चे ने कहा, आप कहाँ हैं पापा? तू इसे भी साथ ले आई बेवकूफ। भीतर से सीताराम का क्रोध से भरा स्वर आया। छोटा सा तो है, घर छोड़कर कैसे आती? लाजवंती ने भीगे स्वर में कहा। हे भगवान, इस बेवकूफ बीवी को तूने मेरे ही पल्ले बांधना था। खुद तो मरेगी ही, मुझे भी मरवाएगी। खोटे सिक्के जितनी भी अक्ल नहीं है इसमें। देवराज चौहान ने मुंह पर उंगली रखकर लाजवंती को खामोश रहने का इशारा किया। फिर खुद वैन की बॉडी थपथपाकर बोला, अब बोलो, मानते हो तुम लोग मेरी बात? एक औरत और एक बच्चे के दम पर बाजी जीतना चाहते हो? स्वर में क्रोध था। तुम भी तो गलत ढंग से वैन में बैठे बाजी जीतने की चेष्टा कर रहे हो, जबकि हम पहले से ही बाजी जीते बैठे। देवराज चौहान ने स्थिर लहजे में कहा, मैं इस बात को बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहता। तुम सिर्फ उसी बात का जवाब दो जो मैं पूछ रहा हूं। वैन का दरवाजा खोलकर बाहर आते हो या नहीं? सोच समझकर जवाब देना। अगर ना आए तो
तो तुम्हारी बीवी और बच्चा हमारे रहमो करम पर है, जो कि इनके लिए ठीक नहीं है। हम सच कह रहे हैं, दौलत की परवाह किए बिना ही हम इस वैन को आग लगाने जा रहे हैं और साथ में तुम्हारी बीवी और बच्चे को भी बांध देंगे। हमने सच कहा है और इस सच को अभी अपनी आंखों से देख लेना। अगले ही पल सीताराम का क्रोध से जला भुना स्वर आया। देखो, जैसे तुम अपना भाई साहब कह रही हो, सुन ली उसकी करतूत। ऐसे इंसान को भाई साहब कहते शर्म नहीं आई थी तुझे, जो तेरे सुहाग को जिंदा जलाने को कह रहा है? लाजवंती का चेहरा फक, बच्चे को उसने अपने सीने से चिपका लिया। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जवाब दो हमारी बात का। तभी दूसरे गार्ड यानी कि किशन लाल की आवाज आई। तुम लोग वैन को आग लगाने का हौसला नहीं कर सकते। इसमें 5.5 करोड़ कैश पड़ा है। नोटों के लिए ही तुम लोगों ने यह सब कुछ किया है, फिर उन्हें आग कैसे लगा सकते हो? लगा सकते हैं। देवराज चौहान की आवाज में भेड़िए की सी गुर्राहट शामिल हो गई। यह ठीक है कि सब कुछ हम दौलत प्राप्त करने के लिए ही कर रहे हैं, परंतु हमें इन 5.5 करोड़ की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं रह गई, क्योंकि आज सुबह ही हमने उसी बैंक से 4 करोड़ रुपए और लूट लिए हैं। चाहो तो अपने वायरलेस सेट पर मेरी बात की सत्यता की जांच कर सकते हो। 5.5 करोड़ हाथ से निकल भी गए तो 4.5 करोड़ तो हमारे पास रहेगा ही। ये राहत वाली बात है हमारे लिए। अब हमें वैन में बंद 5.5 करोड़ के बारे में नहीं सोचना, बल्कि तुम लोगों को अपनी जान के बारे में सोचना है कि जीना है या मरना चाहते हो। अच्छी तरह सोच लो। इसके बाद कई पलों के लिए खामोशी छा गई वहां पर। कोई कुछ ना बोला। करीब 2-2.5 मिनट के बाद वैन के भीतर से सीताराम की आवाज आई। मैं बाहर आ रहा हूं। नटियाल और जगमोहन के चेहरों पर खुशी की तीव्र लहर दौड़ती चली गई। देवराज चौहान की आंखों में हल्की सी चमक उभरी। आ जाओ। फायर करने की कोशिश मत करना। सीताराम की आवाज पुनः आई। चिंता मत करो, हम बेवजह किसी की जान लेने में यकीन नहीं रखते। वैन से पीछे हट जाओ, कम से कम 20 फीट दूर हो जाओ। आवाज फिर आई। ठीक है, देवराज चौहान ने कहा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तुम वैन से बाहर निकलोगे तो गन को भीतर रखना मत भूलना। खाली हाथ ही बाहर आना। खाली हाथ ही आऊंगा। जगमोहन, देवराज चौहान और मोटा नटियाल वैन से 20 फीट दूर हट गए। 1 मिनट बीत गया, कुछ नहीं हुआ। फिर वैन का पिछला दरवाजा हिलना आरंभ हुआ। अगले ही पल पिछले दरवाजे के दोनों पल्ले खुले। सीताराम बाहर कूदा। दरवाजे के दोनों पल्ले बंद हो गए। भीतर से सिटकरी चढ़ने की आवाज स्पष्ट सुनाई दी। सीताराम तंदुरुस्त बदन का व्यक्ति था। चौड़ी छाती, उठे हुए कंधे, खूबसूरत सख्त चेहरा, लंबा कद। अपने जॉब पर वह बिल्कुल फिट बैठता था। देवराज चौहान का चेहरा एकाएक कठोर होकर लाल सुर्ख हो गया। तुम हमसे धोखा कर रहे हो सीताराम। मेरे स्वामी, लाजवंती दौड़कर सीताराम से जा लिपटी। तेरे कारण मेरी हिम्मत टूट गई, वरना तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने सबका भला चाहा। चुप रह, आई बड़ी भला करने वाली। वैन में मैं खतरे में नहीं था, अब मैं खतरे में हूं तेरे कारण। लाजवंत की आंखों से बड़े बड़े आंसू बह निकले। सीताराम ने सख्त निगाहों से देवराज चौहान को देखा। तुम किस धोखे की बात कर रहे हो? वैन से तुम अकेले बाहर निकले हो? तो मैंने कब कहा था कि मेरे साथ किशन लाल भी बाहर निकलेगा? बाहर निकलने की बात तो सिर्फ मेरे से ही हो रही थी। कहने के साथ ही सीताराम आसपास के माहौल का जायजा लेता जा रहा था कि वह किस जगह पर है, यह जगह कहाँ हो सकती है। बात तो तुम दोनों के बाहर निकलने की हो रही थी। गलत, बात सिर्फ मेरी ही हुई थी। सीताराम ने कमर पर हाथ रखकर कहा। दोनों कई पल एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। देवराज चौहान समझ गया कि सीताराम इतना सीधा नहीं है जितना कि वह समझ रहा था। कठोर किस्म का सख्त विचारों वाला व्यक्ति है। इसे सीधा करने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। किशन लाल को बाहर आने को बोलो, देवराज चौहान ने पूर्ववत लहजे में कहा। क्यों? हम वैन में मौजूद दौलत को बाहर निकालना चाहते हैं। अभी तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। सीताराम ने दृढ़ स्वर में कहा। क्या मतलब? किशन लाल बाहर आएगा, तुम दोनों को शूट करके दौलत ले लोगे। जब दौलत हमें आसानी से मिल जाएगी तो हम तुम लोगों को भला क्यों शूट करेंगे? इसलिए कि हम तुम्हारे कामों में कोई अड़चन नहीं डाले, या फिर ऐसी ही कोई बात हो। लगता है तुम्हें अपने बीवी बच्चे की परवाह नहीं है, देवराज चौहान ने क्रूर स्वर में कहा और जेब से रिवॉल्वर निकाल ली। अभी भी वक्त है सीताराम, सोच लो। सीताराम की आंखों में दरिंदगी के भाव आ गए। मेरे बीवी बच्चों को मारने से भी तुम्हें दौलत नहीं मिलने वाली। सीताराम ने एक एक शब्द चबाकर कहा। अलबत्ता रहने से तुम्हें शायद दौलत भी मिल जाए। मैं तुम लोगों के साथ रहकर देखूंगा कि वास्तव में तुम विश्वास काबिल हो या नहीं। अगर तुम लोग मुझे भरोसे के काबिल लगे तो किशन लाल से कहकर मैं वैन का दरवाजा खुलवा दूंगा। देवराज चौहान होठ भींचे कई पलों तक उसकी आंखों में देखता रहा।
ठीक है। देवराज चौहान के चेहरे पर वैशीपन के भाव आ गए। तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही सही, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारी बीवी और बच्चा हर समय कॉटेज में हमारी कैद में रहेगा। जहां भी तुमने हमसे किसी प्रकार की चालाकी की, वहीं हम तुम्हारी बीवी और बच्चों को शूट कर देंगे। आज के बाद तुम अपनी बीवी बच्चों से तभी मिल सकोगे जब हमारे हाथ दौलत लग जाएगी, नहीं तो कभी भी नहीं मिल सकोगे। सीताराम ने चुनौती भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा, फिर खा जाने वाली निगाहों से अपनी पत्नी को देख कर क्या उठा। देख ली ना अपने भाई साहब की करतूत, बड़ी आई थी भाई साहब वाली। तुझे यहाँ आने को किसने कहा था बेअक्ल? सारी उम्र तुझे समझाता समझाता मर जाऊंगा, लेकिन तेरे को अक्ल नहीं आने वाली। लाजवंती पुनः आंसू बहा बहा कर रोने लगी। जगमोहन, देवराज चौहान ने सीताराम को घूरते हुए कठोर स्वर में कहा, माँ बेटे को यहाँ से ले जाओ और कॉटेज के भीतर किसी कमरे में बंद कर दो, और इस सीताराम पर गिद्ध जैसी निगाह रखो। यह मुझे काफी तेज इंसान लगता है। जवाब में सीताराम के होठों पर मुस्कान उभर आई। जहां भी सीताराम किसी भी प्रकार की चालाकी करे, वहीं इसे और इसके बीवी बच्चों को शूट कर देना। इस काम में जरा भी देर नहीं होनी चाहिए। और तुम भी सुन लो सीताराम, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का समय दे रहा हूं। परसों इस वक्त तक तुमने वैन का दरवाजा भीतर से हर हाल में खुलवाना ही है। अगर नहीं खुलवाया तो तब भी तुम लोगों की मौत निश्चित है। सीताराम ने जवाब में कुछ नहीं कहा। तुम अच्छी तरह हमें परसों तक समय देकर देख लो। तुम अच्छी तरह हमें परसों इस समय तक देख लो। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर खतरनाक लहजे में गुर्रा कर क्या उठा। सीताराम फिर भी कुछ ना बोला। नीना पाटेकर टैक्सी से उतरी। उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता छाई हुई थी। सामने ही राजा राम का अड्डा था। वह मन ही मन इस बात का फैसला करके ही आई थी कि राजा राम को समझाकर डालचंद की मां बहन को उसकी कैद से निकाल ले जाएगी। राजा राम उसका पुराना वाकिफकार था। बहुत पहले से ही उसे जानता था। उसे विश्वास था कि वह राजा राम को लाइन पर ले आएगी। वह आगे बढ़ी, राजा राम के अड्डे में प्रवेश कर गई। राजा राम तक पहुंचने में उसे कुछ दिक्कत अवश्य हुई, परंतु 10 मिनट बाद वह राजा राम के सामने थी। राजा राम उसे देखकर मुस्कुराया, खुलकर मुस्कुराया। पाटेकर मैम साहिबा, नमस्कार। राजा राम हंसकर बोला, कैसी हो? बहुत मुद्दत हो गई तुमसे मिले। जब धंधे में थी तो अक्सर हमारी मुलाकात हो ही जाया करती थी। सुना है कोई हरामजादा तुम्हारा सारा माल ले उड़ा। वह हरामी हाथ में आया कि नहीं? अभी तो नहीं आया, पाटेकर ने शांत भाव में जवाब दिया। आएगा भी नहीं साला। राजा राम हंसा। साला तुम्हारा माल लेकर ऐसा उड़ा होगा कि देश के सबसे आखिरी शहर में ही जाकर रुका होगा। मैं नहीं समझता कभी वह वापस आएगा। मुझे मालूम है वह जो भी है मेरे हाथ नहीं चढ़ने वाला। नीना पाटेकर ने सिर हिलाकर कहा, वैसे भी अब मैंने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया है। ठीक किया, जो चीज बस में ना हो उसके बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे पास किसी खास काम के सिलसिले में आई हूँ राजा राम, नीना पाटेकर बोली। राजा राम ने पास खड़े भीमराव से कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? पाटेकर साहिबा के लिए चाय पानी का इंतजाम कर। भीमराव फौरन बाहर निकल गया। राजा राम ने सिगरेट सुलगाई, फिर नीना पाटेकर को गहरी निगाहों से देखा। हम कब से नहीं मिले पाटेकर साहिबा? साल से ऊपर हो गया होगा। हाँ, 1.5 साल का वक्त बीत चुका है, नीना पाटेकर ने शांत भाव में कहा। 1.5 साल हमें मिले हो गया, हम में काम धंधे का कोई सिलसिला बाकी नहीं रहा। फिर भी आज तुम मिली हो तो कह रही हो कि मेरे पास किसी खास काम के सिलसिले में आई हो। जरूरी नहीं कि हमसे हर काम धंधे से ही संबंधित हो। राजा राम ने सिर हिलाया, बेहद शांत भाव से सिर हिलाकर बोला, बात तो ठीक है तुम्हारी, खैर कहो कौन सा खास काम आन पड़ा हमसे? नीना पाटेकर क्षण भर खामोश रही, फिर गंभीर स्वर में कह उठी, डालचंद को जानते हो ना तुम? कौन? राजा राम ने असमंजसता भरी निगाहों से नीना पाटेकर को देखा। डालचंद, जो शंकर रोड पर रहता है, वह जो कार रेसर है? हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। राजा राम की आंखें सिकुड़ गई। क्या हुआ है उसे? उसे कुछ नहीं हुआ, नीना पाटेकर बोली। मैं उसी के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। खुलकर कहो। उसकी माँ बहन तुम्हारे कब्जे में है। उन्हें छोड़ दो, मैं उन्हें ले जाने आई हूँ राजा राम। राजा राम एकाएक खामोश हो गया। चेहरे पर गहरी सोच के भाव उभरते चले गए। उसकी आंखों को ही देखकर कहा जा सकता था कि वह एक ही समय में बहुत कुछ सोच रहा है। रह रहकर वह नीना पाटेकर भी निगाह मार लेता था। जब उसकी खामोशी हद से ज्यादा लंबी होने लगी तो नीना पाटेकर ने ही कहा, इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है राजा राम? 2 पल राजा राम सिर हिलाता रहा, फिर सिगरेट सुलगाकर बोला, इसमें बहुत कुछ सोचने वाली बात है। वैसे डालचंद से तेरा क्या वास्ता? हम दोनों शादी करने वाले हैं। शादी?
राजाराम हंस पड़ा। तुझ जैसी खतरनाक शय और शादी, कमाल है। कोई कमाल नहीं है, मैं जो भी हूं लड़की भी हूं, नीना ने तीखे स्वर में कहा। कब बना शादी का प्रोग्राम? 10 दिन हो गए। राजाराम मुस्कुराया। तीखी मुस्कान सहित उसने पाठक की आंखों में झांका। तू आजकल क्या कर रही है? तेरे को इससे क्या मतलब कि मैं आजकल क्या कर रही हूँ? डालचंद से तो मतलब है ना, उसी का बता दे कि वह इन दिनों क्या कर रहा है। तेरे को इस बात से क्या लेना देना? बहुत कुछ लेना देना है। राजाराम ने एकाएक कड़वे स्वर में कहा। डालचंद जो कर रहा है वही तू कर रही है, जो तू कर रही है वही डालचंद कर रहा है, यानी कि इन दिनों तुम दोनों एक ही काम में लगे हो। वहीं पर तेरी मुलाकात डालचंद से हुई और शादी का प्रोग्राम बन गया, वरना डालचंद जैसे इंसान के साथ तेरा दूर दूर तक भी वास्ता नहीं होना चाहिए। मैंने गलत तो नहीं कहा? चलो मान लिया कि तू ठीक कहता है, नीना पाटेकर बोली। अब उसकी माँ बहन को। एक मिनट, राजाराम ने हाथ उठाकर कहा। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। मैं यह जानना चाहता हूं कि डालचंद इन दिनों क्या कर रहा है। इस बात से तेरा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। वास्ता? राजाराम शब्दों को चबाकर बोला। कभी कभी पैदा हो जाता है। मेरी बात का जवाब दो। नीना पाटेकर राजाराम को देखती रही, बोली कुछ भी नहीं। अब तुम कैसे मुंह खोलोगी? खैर मैं ही बता देता हूं। मैंने डालचंद को बैंक वैन ड्राइव करते देखा। पीछे पुलिस थी और वह आगे। क्यों, मैंने गलत तो नहीं कहा? नीना पाटेकर ने बेचैनी से पहलू बदला। और आज सुबह मैंने उसे सफेद रंग की वैन ड्राइव करते देखा। सेवाराम मेवाराम कंपनी वाली वैन। बहुत तेज हवा की माफिक दौड़ा रहा था वैन को, और बीच में 4 करोड़ पड़ा था। पाटेकर ने पुनः पहलू बदला और उसे कुछ न कहते पाकर राजाराम बोला। कल की बैंक वैन में 5.5 करोड़ था। पाटेकर के चेहरे पर व्याकुलता की छाप गहरी हो गई। कुल मिलाकर 9.5 करोड़ की दौलत बनती है पाटेकर साहिबा, जो कि काफी बड़ी दौलत है। वैसे भी देवराज चौहान के पास काफी दौलत है, बहुत डकैतियां मारी है उसने। देवराज चौहान का नाम सुनते ही पाटेकर ने चौंक कर राजाराम को देखा। तो तुम सब कुछ जानते हो कि हम लोगों ने क्या किया है? हाँ, कल तुम लोगों ने 5.5 करोड़ के नोटों से भरी बैंक वैन को उड़ाया, और आज सुबह बैंक में तुम लोगों ने 4 करोड़ रुपए की सफल बैंक डकैती की। कर भी ली तो इसमें तेरा क्या चला गया राजाराम? पाटेकर ने सर्द लहजे में कहा। मेरा तो कुछ नहीं गया, राजाराम हंसा। लेकिन खुरक होती है कि तुम लोगों ने 24 घंटों में 9.5 करोड़ पर हाथ मार लिया, जो कि बहुत मोटी रकम है। ठीक है ना पाटेकर साहिबा? वैसे इस काम में तुम्हारा कितना हिस्सा है? करोड़ से ऊपर। वेरी गुड, सबके हिस्से बराबर ही होंगे। हाँ, सुना है आज बैंक डकैती में तुम लोगों का एक साथी मारा गया, उसके हिस्से का क्या होगा? बाकी साथियों में बढ़ जाएगा, यानी कि जो मरता जाएगा उसका हिस्सा बाकियों में बढ़ता चला जाएगा। पाटेकर ने सहमति से सिर हिलाया। फिर ठीक है, डकैती का माल कहाँ पड़ा है पाटेकर साहिबा? यह बात तो मैं तुझे कभी भी नहीं बताने वाली। मुझे मालूम है इस बारे में तू मुंह नहीं खोलेगी, यह भी नहीं बताएगी कि डकैती में और कौन कौन लोग शामिल है। खैर कोई बात नहीं। मैं राजाराम, पाटेकर ने एकाएक सख्त स्वर में कहा। तू मुझे खामखा की बातों में उलझा रहा है, जबकि मैं तेरे पास डालचंद की माँ बहन के लिए आई हूं। छोड़ दो उन्हें। आई तो तुम अपनी सास नंदन को छुड़ाने ही। अरे वाह, कितनी अजीब बात है। कोई सुनेगा तो उसे कैसा लगेगा कि पाटेकर साहिबा की सास और ननद पैदा हो गई। पाटेकर साहिबा ने हथियार रखकर चूड़ियां पहनना शुरू कर दिया है, अब मांग में सिंदूर भी। राजाराम, नीना पाटेकर एकाएक गुर्रा उठी। अगले ही पल राजाराम के हाथ में साइलेंसर लगा। रिवॉल्वर चमक उठा, जिसका रुख पाटेकर की तरफ था। पाटेकर ठगी सी बैठी रह गई। पाटेकर साहिबा, यह वह खिलौना है जिससे तुम बहुत सालों तक खेली हो। इससे तो मैं अब भी खेला करती हूँ, पाटेकर ने सर्द लहजे में कहा। अभी भी मेरी जेब में मौजूद है, लेकिन अब तू उससे नहीं खेल सकेगी। क्यों? क्योंकि तू मरने जा रही है। मैं तुझे शूट करने जा रहा हूं अभी के अभी। मुझे मारने की वजह? दुश्मनी का कारण? पाटेकर के होठ भीग चुके थे। कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं। दरअसल इसमें मेरा ही स्वार्थ है। डालचंद की माँ बहन मेरे कब्जे में है। 9.5 करोड़ में वह भी बराबर का हिस्सेदार है। डकैती में एक भाग मारा गया, डालचंद का हिस्सा बढ़ेगा। तेरे को इस बात से क्या फायदा? की बहुत फायदा है, राजाराम ने कहर भरे स्वर में कहा। डालचंद की माँ बहन मेरे कब्जे में है। हिस्सा लेने के बाद उसने मेरे ही दरवाजे पर आना है। जितना ज्यादा उसके पास हिस्सा होगा, उससे उतना ही ज्यादा मैं वसूल कर सकूंगा। समझी ना मेरी बात? तू खामका ही बीच में आ फंसी। नीना पाटेकर के चेहरे पर सर्द भाव उभरे। निगाहें साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर पर जा टिकी। होठ पिच गए थे, चेहरा पत्थर के समान सख्त हो उठा था। तभी राजाराम के हाथ में दबी रिवॉल्वर से 2 खामोश शोले निकले और नीना पाटेकर की छाती में प्रवेश कर गए। नीना पाटेकर का शरीर उछला
और कुर्सी से नीचे जा गिरा। राजा राम के चेहरे पर मौत के भाव छाए हुए थे। उसी समय भीमराव ने भीतर प्रवेश किया। हाथ में चाय की ट्रे थाम रखी थी, परंतु कमरे का दरवाजा खोलते ही वह ठिठक गया। आंखों में अजीब से भाव उभरे। ले आ चाय, मैं पी लूंगा। इसकी किस्मत में यह चाय पीना नहीं था। राजा राम ठंडे स्वर में बोला। खूबचंद को ना तो उठकर चैन था, ना बैठकर और ना ही खड़े होकर। बैंक से वह सुबह ही घर पहुंच गया था, तब वह और व्याकुलता से भरा पड़ा था। 4 करोड़ की डकैती उसके सामने हुई थी। 24 घंटों के दरमियान 9.5 करोड़ की हुई लूट का वह चश्मदीद गवाह था। उसे पूरा भरोसा था कि कल की बैंक वैन की तरह आज भी 4 करोड़ को फॉर्म पर ही ले जाया गया होगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसे मालूम था कि 9.5 करोड़ की दौलत कहाँ पड़ी है, परंतु कुछ कर पाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। इसलिए बेबस था हाथ पर हाथ रखकर बैठने को, परंतु बैठता भी कैसे? इतनी बड़ी दौलत उसे परेशान किए दे रही थी। वह सिर्फ यही सोच रहा था कि अगर 9.5 करोड़ में 50 लाख भी उसे मिल जाए तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी, परंतु 50 लाख भी आए कैसे? बहुत सोच विचारने के बाद उसने एक ही रास्ते की तरफ देखा। वह जानता था कि इससे आगे वह कुछ भी कर गुजरने के काबिल ही नहीं था। इसके लिए किसी दमदार व्यक्ति को पकड़ना होगा जो इन लोगों से निपटकर दौलत को हथिया सके। इस काम के लिए किसे पकड़े जो देवराज चौहान जैसे इंसान से टक्कर लेकर उसे हरा सके? जो भी हो, कम से कम उसका विश्वासी होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सारी दौलत वही लेकर चलता बने और वह खाली हाथ ही मलता रह जाए। खूबचंद ने काफी सोचा, परंतु किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सका। उसे मालूम था कि उसे जल्दी ही किसी फैसले पर पहुंचना है, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं था। अगर वह लोग आपस में अपना अपना हिस्सा बांटकर अपनी राहों पर चले गए तो वह हाथ मलता रह जाएगा। खूबचंद के सोचने की गति और भी तेज हो गई। तो वह वैन यहां से गुजरी, सफेद रंग की वैन? इंस्पेक्टर वानखेड़े ने सिर हिलाया। हाँ साहब। उस आदमी ने हाथ उठाकर कहा। वह देखिए, टेलीफोन का खंभा भी टेढ़ा हुआ पड़ा है। वैन की साइड उस खंभे से टकराई थी। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। मुझे तो लगा जैसे वैन उलटने वाली हो, परंतु खंभे से टकराते ही सीधी सड़क पर दौड़ पड़ी। इसमें कोई शक नहीं कि उस वैन का ड्राइवर मास्टर था ड्राइविंग में, वरना जिस तेजी से वैन दौड़ रही थी उस हिसाब से वह ज्यादा दूर सही सलामत जा ही नहीं सकती थी। वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। एक बात बताओगे साहब? क्या? मैंने सुना है वैन में मौजूद लोग बैंक डकैती करके भाग रहे थे। हाँ। वानखेड़े के होठों पर हल्की सी मुस्कान रेंगी। ओह, 3 हत्याएं भी उन्होंने की है। हे भगवान, कितने की डकैती की? 4 करोड़ की। 4 करोड़ की? वह आदमी हड़बड़ा उठा। आपका मतलब जब वैन खंभे से टक्कर मारकर भाग रही थी तो उसमें 4 करोड़ था? हाँ, 4 करोड़ था, वानखेड़े बोला। उसके बाद वैन किस तरफ गई? सख्ते किसी हालत में उसने हाथ उठाकर सामने की तरफ इशारा कर दिया। इंस्पेक्टर वानखेड़े कार में बैठा और आगे बढ़ गया। 1.5 घंटे से वह वैन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा था कि वह किस रास्ते पर गई थी। वैन की गति इस कदर खतरनाक थी कि वह कईयों की निगाहों में आई थी। इसी कारण वैन के रास्ते के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती जा रही थी कि वह किन किन रास्तों से होकर गई है। आधा किलोमीटर आगे जाने पर फिर उसने वैन के बारे में पूछताछ की। 2-3 से पूछने पर एक फल वाले ने उसे जो जानकारी दी वह बेहद आशाजनक थी और चौंका देने वाली भी। वानखेड़े को लगा कि वह डकैतों के बेहद करीब आ पहुंचा है। साहब, मैंने वैन को 1 बार नहीं 2 बार देखा, फल वाले ने धीमे स्वर में फुसफुसा कर कहा। 2 बार? वानखेड़े ने असमंजसता भरी निगाहों से उसे देखा। हाँ साहब, वो सड़क है ना सामने, जिसके मोड़ पर लेटर बॉक्स लगा है, उसी सड़क पर वह सफेद वैन गई थी। मेरी निगाह उस पर जमने का कारण था उसकी स्पीड। तूफान की तरह उड़ी जा रही थी। मैं तो देखते ही समझ गया था कि वह वैन 2-4 को मारकर भागी है। पहियों के नीचे कुचल दिया होगा उसने। कहकर उसने प्रश्न भरी निगाहों से वानखेड़े को देखा, जैसे पूछ रहा हो कि उसका विचार सही है या गलत। उसका हौसला बढ़ाने के विचार से वानखेड़े ने कहा, तुमने ठीक सोचा है कि वह वैन किसी को कुचल कर भागी है। फिर क्या साहब? देखते ही देखते वैन निगाहों से ओझल हो गई। फल वाले ने पुनः कहा, और अभी 10-12 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि वह वैन सामने वाली सड़क से फिर आती दिखाई दी। पहले की ही तरह स्पीड थी और इस सड़क से निकलकर उस तरफ निकल गई। मैं समझ नहीं पाया कि उसी रास्ते से वापस क्यों आ गई थी, परंतु वानखेड़े समझ गया था। फल वाले की बात सुनते ही उसकी आंखों में गहरी चमक उभर आई थी। यह जाहिर था कि कहीं आसपास ही देवराज चौहान ने दूसरा ठिकाना बना रखा होगा जहां पर 4 करोड़ रखा गया है। इसका मतलब वह उस जगह के बेहद करीब है जहां उन लोगों ने नोटों को रखा है।
वानखेड़े ने पास ही कार पार्क की और पैदल ही उस सड़क की तरफ बढ़ गया जिधर वैन के आने जाने के बारे में फल वाला बता रहा था। उस गली के भीतर थोड़ा सा बढ़ने पर गलियों का छोटा सा चौराहा था। एक सड़क थी वह जिससे वह खुद चलकर आया था, दूसरी ठीक सामने जा रही थी और तीसरी चौथी दाएं बाएं थी। वानखेड़े वहीं ठिठक कर आसपास निगाहें दौड़ाने लगा। लोग आ जा रहे थे, कुछ बच्चे गली में खेल रहे थे। चंद क्षण सोचने के बाद वह खेलते बच्चों के पास आया। आप लोगों ने 2-3 घंटे पहले यहाँ आई किसी सफेद वैन को देखा था? सब बच्चे एक दूसरे को प्रश्न भरी निगाहों से देखने लगे। अंकल, हम तो अभी आए खेलने, हमें कुछ नहीं मालूम। वानखेड़े के चेहरे पर मायूसी की हल्की परत छा गई। वह जानता था कि वह वैन यहाँ से कहीं ज्यादा दूर नहीं गई होगी, करीब ही कहीं आई होगी। किसी और से पूछने का विचार बनाकर वह वहां से हटने ही वाला था कि एक 8 वर्षीय बच्चा बोला, अंकल, मैंने देखी थी वो सफेद रंग की वैन। कहाँ देखी थी? वानखेड़े के होठों से निकला। बहुत तेज स्पीड थी उसकी, मेन सड़क से सीधी निकल गई थी, बच्चे ने हाथ उठाकर बताया। वानखेड़े पुनः चौराहे पर आया और उस तरफ बढ़ गया जिस तरफ लड़के ने कहा था। उस गली में प्रवेश करते ही वानखेड़े छिटक गया। वह गली आगे से बंद थी। 10-12 मकान दाईं तरफ थे, 10-12 बाईं तरफ। गली बंद होने की वजह के कारण ही वैन उसी रास्ते से बाहर निकली थी, यानी कि इन्हीं मकानों में से एक मकान देवराज चौहान का ठिकाना था। यहां 2-3 घंटे पहले उसने वैन से 4 करोड़ को उतार कर रखा था। वानखेड़े के जिस्म में तनाव भरता चला गया। वह समझ गया कि वह उन लोगों के ठिकाने के बेहद करीब खड़ा है। बस अब उसे यह मालूम करना था कि इन लोगों का ठिकाना कौन सा मकान है, और यह बात इस ढंग से उसे जानने की चेष्टा करनी थी कि भीतर मौजूद उन लोगों को इस बारे में शक न हो सके। शाम के 4 बज रहे थे। सूर्य का झुकाव पश्चिम की तरफ होता जा रहा था। फॉर्म पर सूर्य की धूप पूरे जोरों के साथ पड़ रही थी, साथ ही अब मध्यम सी हवा चलनी आरंभ हो गई थी। फॉर्म की कॉटेज के एक कमरे में लाजवंती और उसका बच्चा बंद था। खाना उन्हें वक्त पर दे दिया गया था। लाजवंती कुछ ज्यादा ही घबराई हुई नजर आ रही थी। देवराज चौहान ने स्पष्ट शब्दों में उसे तसल्ली दी थी कि अगर सीताराम उनके साथ चालाकी नहीं करेगा तो कुछ भी बुरा नहीं होगा, सीताराम का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जवाब में लाजवंती सिर हिलाकर रह गई थी। दूसरे कमरे में सीताराम को बंद कर रखा था। नटियाल और जगमोहन में से एक भीतर सीताराम की ड्यूटी पर होता तो एक बाहर वैन की ड्यूटी पर। देवराज चौहान एक कमरे में गहरी नींद में पड़ा था। मोटा नटियाल इस समय कॉटेज की किचन में चाय बनाने में व्यस्त था। सीताराम के कमरे का दरवाजा वह बाहर से बंद कराया था। जगमोहन कॉटेज के पिछली तरफ फूस के कमरे में मौजूद वैन की निगरानी पर कुर्सी पर बैठा था। तभी जगमोहन उठा और वैन के करीब पहुंचकर साइड से उसे थपथपाकर बोला, किशनलाल। हाँ, वैन के भीतर से आवाज आई, कैसा हाल है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक हूँ, क्यों? तुम्हारा साथी सीताराम तगड़ी ऐश कर रहा है। जगमोहन ने कहा, अपनी खातिरदारी ऐसे करवा रहा है जैसे ससुराल में बैठा हो। नहा धोकर उसने मेरे नए कपड़े भी पहन लिए। यह तो बहुत अच्छी बात है। वैन के भीतर से किशनलाल का स्वर आया। सीताराम कह रहा था कि यूं ही इतना लंबा समय वैन में बैठा रहा। तुम क्या चाहते हो कि मैं भी वैन से बाहर निकल आऊं? भीतर से किशनलाल हंसा। मेरी बात छोड़ो, तुम्हारी इच्छा हो तो बेशक बाहर आ सकते हो। जगमोहन मुस्कुराया। नहीं, मैं वैन के भीतर सीताराम से भी अच्छा हूं, तुम मेरे बारे में फिक्र ना करो। सीताराम बता रहा था कि वैन में खाना खत्म होने वाला है। जवाब में किशनलाल ने कुछ नहीं कहा। वह इस बात के लिए भी अब धीरे धीरे तैयार होता जा रहा है कि वैन में पड़ी दौलत में से उसे हिस्सा ले लेना चाहिए। वह समझ चुका है कि हम लोग उसे या उसकी बीवी को छोड़ने वाले नहीं है। वह कुछ भी करे, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं। भीतर से किशनलाल की आवाज आई, मेरी मानो तुम भी बाहर आ जाओ ताकि तुम लोग 5.5 करोड़ को समेट सको। इस बार किशनलाल हंसा। उसमें से तुम्हें भी तो मोटा हिस्सा मिलेगा। पागल हो, मैंने अब दौलत लेकर क्या करनी है? मेरा ना कोई आगे ना पीछे, लड़कियों की शादी कर ही चुका हूं, अकेली जान हूं, मजे से गुजारा चल जाता है। हिस्सा लेकर खुद को मुसीबत में क्यों डालूं? मैं ऐसे ही ठीक हूं मेरे भाई। अगर दौलत हाथ लग जाए तो तुम लोग ही मजे करना, तुम्हारी मर्जी। नहीं हिस्सा लेना तो मत लो, यह तो और भी अच्छी बात है। जगमोहन ने सिगरेट सुलगा कर कश लिया। वैन से तो बाहर आ जाओ। मेरे बाहर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब कि जब सीताराम कहेगा तभी बाहर आओगे? हाँ, सीताराम से कहो कि वह आकर मुझे बाहर आने को कहे। वह तो अभी अपनी खातिरदारी करवाने में व्यस्त है। तो खातिरदारी करवा लेने दो, तब उसको बोलना, उसके कहते ही मैं बाहर आ जाऊंगा। पक्का? पक्के से भी पक्का, किशनलाल ने हंसकर कहा। लेकिन एक बात सुन लो, वह सीताराम है, तुम लोगों की बातों में नहीं आने वाला। वह मुझे कभी भी बाहर आने को नहीं कहेगा। देखते हैं। जगमोहन वैन से हटकर वापस कुर्सी पर जा बैठा।
तभी मोटा नटियाल कॉटेज से बाहर निकलकर उसके पास आया। हाथ में चाय का गिलास थाम रखा था, जो कि जगमोहन को थमाते हुए बोला, तुम पियो, तब तक मैं सीताराम, उसकी बीवी और देवराज चौहान को चाय दे आऊं। जगमोहन ने चाय का गिलास थाम लिया। नटियाल वापस चला गया। नटियाल किचन से गिलास उठाकर सीताराम वाले कमरे में पहुंचा, बाहर से सिटकनी हटाई और भीतर प्रवेश कर गया। सीताराम कुर्सी पर बैठा था। नटियाल उसे देखकर मुस्कुराया। जवाब में सीताराम उसे घूरता रहा। लो चाय पियो। नटियाल ने चाय का प्याला तिपाई पर रख दिया। सीताराम फिर भी कुछ ना बोला। हमारे मेहमान बनकर तुम्हें कैसा लग रहा है सीताराम? नटियाल ने मुस्कुराहट भरे लहजे में पूछा। मेरी पत्नी का है, सीताराम ने शुष्क स्वर में कहा। बगल वाले कमरे में हिफाजत से, तुम उसकी फिक्र मत करो, हम उसके गार्ड बनकर उसका ख्याल रख रहे हैं। कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हारे बच्चे के लिए दूध गर्म करके दिया है। सीताराम ने जवाब में कुछ नहीं कहा। सीताराम। नटियाल बोला, हम लोगों ने डकैती अवश्य की है, परंतु हम लोग अच्छे इंसान हैं। तुम निश्चिंत होकर किशनलाल को वैन से बाहर आने को कह सकते हो। हम तुम दोनों को कुछ नहीं करेंगे, बल्कि लाखों का माल देकर विदा करेंगे। हम लोग जुबान के पक्के हैं। सीताराम शांत निगाहों से नटियाल को देखता रहा, बोला कुछ नहीं। अरे भाई, कुछ तो जवाब में कहो। हाँ कहो। तुम लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। जिस दौलत पर तुम लोगों का हक ही नहीं, वह तुम लोगों को मिल भी नहीं सकती। सीताराम ने दृढ़ता भरे लहजे में कहा। वह हमारी है, हमने उसे लूटा है। लुट जाने से पहले वह सरकार की दौलत थी। तुम लोगों का उस पर कोई हक नहीं। यह तुम कहते हो? हाँ, यह कहकर मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया ना? सीताराम मुस्कुराया। शायद तुम जानते नहीं कि तुम्हें हर हाल में किशनलाल को बाहर आने के लिए कहना ही पड़ेगा। हर हाल में क्यों? इसलिए कि तुम और तुम्हारी बीवी और वह छोटा सा बच्चा हमारे कब्जे में है। देवराज चौहान के दिए वक्त के भीतर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो अपने साथ अपने बीवी बच्चों की मौत के जिम्मेदार भी तुम होंगे। नटियाल ने सख्त स्वर में उसे चेतावनी दी। देवराज चौहान के दिए वक्त तक बात पहुंचेगी ही नहीं। सीताराम ने सर्द लहजे में कहा। क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि सीताराम का चेहरा दरिंदगी से भरे भावों से भर उठा। जब मैं वैन से निकला तो तुम लोगों ने मेरी तलाशी नहीं ली। गन के साथ हमें एक रिवॉल्वर भी मिलता है, जिसे मैं वैन से निकलते समय अपने कपड़ों में छिपा लाया था। यह देखो। अगले ही पल सीताराम के हाथ में रिवॉल्वर चमक उठी, जिसका रुख नटियाल की तरफ था और उंगली ट्रिगर पर। नटियाल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके होठों से कोई शब्द ना निकला। बोलो। सीताराम की आवाज में ठहराव था। अब क्या कहते हो? नटियाल को एकाएक होश आया। सूखे होठों पर उसने जीभ फेरी। बोल मोटे, अब क्यों नहीं बोलता? पहले की तरह लंबे लंबे डायलॉग? तू मरेगा, अपने साथ साथ अपने बीवी बच्चों को भी ले मरेगा। मतलब कि तुम मुझे बताने की चेष्टा कर रहे हो कि अगर मैंने कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो तुम लोग मेरे बीवी बच्चों की जान ले लोगे? सीताराम कहर भरी हंसी हंसा। जाहिर है। नटियाल की निगाहें बार बार रिवॉल्वर की तरफ उठ रही थी। सीताराम हंसा। इसमें हंसने की क्या बात है? नटियाल ने जल्दी से कहा। अपना रिवॉल्वर हमारे हवाले करके हमसे दोस्ती कर लो। हमसे दोस्ती करने का तुम्हें सुनहरा मौका मिला है, तुम्हारा हिस्सा भी बढ़ जाएगा। तुम लोगों से दोस्ती करके मैं अपने बीवी बच्चों की गर्दन नहीं कटवाना चाहता। वैन के खुलने की देर है, हम सब की लाशें इधर उधर बिखरी होंगी और तुम लोग दौलत के साथ कब के यहाँ से उड़ चुके होंगे। मैं बच्चा नहीं हूं जो कि तुम बच्चे नहीं बेवकूफ हो। नटियाल ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। हम सब सच्चे मन से तुम लोगों के साथ दोस्ती करना चाहते हो और तुम हो कि बस करो। सीताराम एकाएक गुर्राया। बातों में मुझे उलझाने की कोशिश मत करो। तुम लोगों की यह बात मेरे लिए बहुत पुरानी है। रिवॉल्वर है तुम्हारी जेब में? नटियाल ने सहमति से सिर हिला दिया। कौन सी जेब में? सीताराम गुर्राया। पैंट की दाईं तरफ वाली जेब में। नटियाल उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। सीताराम कुर्सी से उठा। वह बेहद सतर्क था। रिवॉल्वर का रुख हर पल नटियाल की तरफ था। हरकत मत करना, तुम्हारी जेब से रिवॉल्वर निकालने जा रहा हूं। नटियाल खामोशी से खड़ा रहा। सीताराम ने उसके करीब पहुंचकर रिवॉल्वर निकाल ली और पीछे हट गया। तुम ठीक नहीं कर रहे सीताराम, मेरे पास आओ। सीताराम पूर्ववत लहजे में बोला। उसकी आंखों में झांकते हुए नटियाल आगे बढ़ा और उसके पास पहुंच गया। घूमो, अपनी पीठ मेरी तरफ करो। मुझे बेहोश करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। यहां से फरार नहीं हो सकोगे। तुम्हें जो कुछ कहा है तुम वही करो। सीताराम एक एक शब्द चबाकर गुर्राया। नटियाल के होठ भिज गए। वह घूमा। उसकी पीठ सीताराम की तरफ हो गई। सीताराम ने पलक झपकते ही रिवॉल्वर की नाल से थामा। रिवॉल्वर को नाल से थामा और उसका दस्तावेज के साथ नटियाल के सिर के पीछे वाले हिस्से में मारा। नटियाल के होठों से दर्द भरी कराह निकली। दोनों हाथों से उसने सिर को थाम लिया। आंखों के सामने लाल पीले तारे नाच उठे। सीताराम ने दूसरे हाथ में थाम रखी रिवॉल्वर उसकी पीठ से सटा दी। सिर से हाथ हटाओ, सीताराम ने दांत भींच कर कहा।
नटियाल के सिर से हाथ हटते ही सीताराम ने पुनः रिवॉल्वर का दस्ता उसकी खोपड़ी पर मारा। नटियाल का जिस्म लहराया, टांगे मुड़ती चली गई और वह बेहोश होकर नीचे जा गिरा। सीताराम ने नटियाल वाली रिवॉल्वर जेब में डाली और अपनी सीधी करके पकड़ी। दस्ते पर नटियाल के सिर का खून लग गया था, जिसे उसने नीचे पड़े नटियाल के कपड़ों से ही साफ किया और कमरे से बाहर निकल गया। चेहरा हद से ज्यादा सख्त हुआ पड़ा था। जगमोहन ने चाय समाप्त की। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। निगाहें वैन के बंद दरवाजे पर थी, जिसे कि किशनलाल कभी भी खोलकर अपनी गन से गोलियां बरसा सकता था। वैन के बंद दरवाजे को घूरते हुए किसी गहरी सोच में था कि जब गर्दन से ठंडा लोहा आ लगा तब उसे होश आया, वरना उससे पहले तो पीछे से आते सीताराम का आभास ही नहीं हुआ था। वह दबे पांव बेहद सतर्कता के साथ आया था। जगमोहन ने चौंक कर खड़ा होना चाहा। बैठे रहो, बैठे रहो। सीताराम की सर्द आवाज उसके कानों में पड़ी। 2 क्षण के लिए तो जगमोहन सख्ते किसी हालत में बैठा रह गया। अगले ही क्षण उसके मस्तिष्क में बिजली कौंधी। सीताराम यहाँ, उसके पास रिवॉल्वर, इसका मतलब नटियाल का काम हो गया। उसके जबड़े कसते चले गए। जगमोहन ने चाय समाप्त की। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। निगाहें वैन के बंद दरवाजे पर थी, जिसे कि किशनलाल कभी भी खोलकर अपनी गन से गोलियां बरसा सकता था। वैन के बंद दरवाजे को घूरते हुए किसी गहरी सोच में डूबा था वह कि जब गर्दन से ठंडा लोहा लगा तब उसे होश आया, वरना उससे पहले तो पीछे से आते सीताराम का आभास ही नहीं हो पाया था। सीताराम दबे पांव बेहद सतर्कता के साथ आया था। जगमोहन ने चौंक कर खड़ा होना चाहा। बैठे रहो। सीताराम की सर्द आवाज उसके कानों में पड़ी। 2 क्षण के लिए तो जगमोहन सख्ते किसी हालत में बैठा रह गया। अगले ही क्षण उसके मस्तिष्क में बिजली कौंधी। सीताराम यहाँ, उसके पास रिवॉल्वर, इसका मतलब नटियाल का काम हो गया। उसके जबड़े कसते चले गए। सीताराम, जगमोहन के होठों से निकला। हाँ, हमारी दोस्ती का तुमने यह सिला दिया हमें। जगमोहन का स्वर तीखा था। कैसी दोस्ती? मैंने तो तुम लोगों को कभी दोस्त माना ही नहीं। सीताराम ने क्रूर स्वर में कहा। वैसे भी तुम लोग दोस्त बनने लायक हो ही नहीं। मेरे बीवी बच्चों को उठा लाए, मैं वैन से निकला तो मुझे कमरे में कैद कर लिया। तुम लोगों की निगाहों में यह दोस्ती की नींव हो सकती है, मेरी निगाहों में यह दुश्मनी का ही एक हिस्सा है। गलत ख्यालात है तुम्हारे। हमारी शराफत देखो, हमने तुम्हारे बीवी बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होने दी। तुम्हें सिर्फ सावधानी के नाते कमरे में बंद किया था। वैसे हमारा इरादा कोई बुरा नहीं। यह बात अब तक तुमने भी बखूबी समझ ली होगी। मुझे मालूम है तुम लोगों का इरादा बुरा नहीं है, सीताराम ने कड़वे स्वर में कहा। बस तुम लोग सिर्फ मुझे और मेरे साथी को वैन से निकालकर शूट कर देना चाहते हो, ताकि वैन में मौजूद करोड़ों की दौलत पर अपना कब्जा जमा सको। अब अपने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर जरा ढीली करो। क्यों? रिवॉल्वर की पकड़ ढीली करो, सीताराम गुर्राया। जगमोहन ने होठ भींचकर रिवॉल्वर की पकड़ ढीली कर दी। सीताराम ने पीछे से हाथ बढ़ाया और जगमोहन के हाथ से रिवॉल्वर लेकर अपनी जेब में ठूसी और बोला, इसी तरह बैठे रहना, हिलना मत। जगमोहन ने हिलने का जरा भी उपक्रम नहीं किया। सीताराम के हाथ में रिवॉल्वर था और इस समय वह ऐसे हालातों से गिरा था कि जरा सी गड़बड़ होते ही सीताराम बेहिचक शूटिंग कर सकता था। सीताराम कुर्सी से पीछे हटा और जगमोहन पर निगाह रखे वैन तक पहुंचा। किशनलाल, सीताराम ने पुकारा। हाँ, वैन के भीतर से सतर्क स्वर सुनाई दिया। मैं इन लोगों पर काबू पाने का प्रयत्न कर रहा हूं, सीताराम बोला। बहुत गलत कदम उठा लिया है तुमने, भीतर से किशनलाल का चिंतित स्वर आया। तुम अकेले हो और वह कितना है सीताराम? 4 या 5? यहां पर तो सिर्फ 3 ही है। तीनों खतरनाक है, तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकोगे सीताराम। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, मैं कदम उठा चुका हूं। मैं आऊं? नहीं, तुम भीतर ही रहो, जब तक मैं ना कहूं बाहर मत आना। जवाब में किशनलाल ने कुछ नहीं कहा। मैं यह मालूम करने की कोशिश करूंगा कि इस समय हम कहां हैं। मालूम होते ही मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम वायरलेस पर पुलिस हेडक्वार्टर पर खबर कर देना। ठीक है, लेकिन अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखना। चिंता मत करो। कहने के साथ ही सीताराम ने जगमोहन को देखा। नटियाल के साथ तुमने क्या किया है? खास कुछ नहीं, सीताराम के होठों पर कहर भरी मुस्कान थी। मैंने पूछा है किया क्या है? खोपड़ी में रिवॉल्वर की चोट मारकर बेहोश भर किया है। वह उसी कमरे में बेहोश पड़ा है जिसमें मैं बंद था। तुम लोग खतरनाक डकैत हो, चाहता तो उसे गोली भी मार सकता था, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। देखी मेरी शराफत। सीताराम, जगमोहन कहर भरे स्वर में कह उठा। तुम चाहकर भी उसे गोली नहीं मार सकते थे, उसे शूट नहीं कर सकते थे, क्योंकि गोली चलने का मतलब था मेरा और देवराज चौहान का सतर्क हो जाना। फिर तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे, अब तक मरे पड़े होते।
सीताराम मौत किसी हंसी हंसा, बोला कुछ भी नहीं। अब क्या करना चाहते हो? जगमोहन ने उसकी आंखों में झांका। उठो। जगमोहन ने कुर्सी छोड़ी और उठ खड़ा हुआ। कॉटेज के भीतर चलो, उस कमरे तक चलो जहां देवराज चौहान मौजूद है। वो कॉटेज पर नहीं है, बाहर गया है, जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। ओह, सीताराम व्यंग से बोला। फिर तो तुम्हारा वो मोटा, क्या नाम है उसका, नटियाल गलत कह रहा होगा कि देवराज चौहान कॉटेज के कमरे में सोया पड़ा है। जगमोहन के होठ बिछ गए। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करते जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, एकाएक सीताराम गुर्राया। जगमोहन ने खा जाने वाली निगाहों से सीताराम को देखा। यह ठीक है कि मैंने नटियाल पर रिवॉल्वर का इस्तेमाल नहीं किया, परंतु इसका मतलब यह मत निकालना कि मैं रिवॉल्वर का इस्तेमाल करूंगा ही नहीं। जहां मुझे जरूरत पड़ेगी मैं पलक झपकते ही गोली चला दूंगा। निशानेबाजी में मैं इनाम ले चुका हूं। जगमोहन के दांत पर दांत जम गए। चलो। जगमोहन बिना कुछ कहे पलटा और कॉटेज की तरफ बढ़ गया। उससे 2 कदम पीछे सीताराम हाथ में रिवॉल्वर पकड़े सतर्कता के साथ चलने लगा। एकाएक सीताराम हंसकर बोला, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े। तुमसे ज्यादा अच्छी तरह सुन रखी है। जगमोहन एक एक शब्द चबाकर बोला। बस यही बात तुम लोगों के साथ हुई। सीताराम व्यंगात्मक हंसी हंसा। मेरी बीवी बच्चों को साथ ले आए कि उनके दम पर मुझे फंसा लोगे, मुझे मजबूर कर दोगे अपने कहने पर चलने के लिए। देख लो, हुआ उल्टा ही। मेरी पत्नी के दम पर तुम लोगों ने जो खेल खेला वह उल्टा पड़ गया। जो हालत मेरी होनी चाहिए थी वही हालत अब तुम लोगों की हुई पड़ी है। तो इसमें खुश होने की क्या बात है? जगमोहन ने सर्द लहजे में कहा। इसमें तो सारी बात ही खुश होने की है, सीताराम ने पूर्ववत स्वर में कहा। बाजी जब पलटती है तो आभास नहीं हो पाता, जैसे कि हमें नहीं हो सका। भूल में हो। अब बाजी सीताराम के हाथ में है और सीताराम के हाथ में ही रहेगी। सीताराम के लहजे में कठोरता भर आई। मैं बाजी को किसी भी हालत में अपने हाथों से नहीं निकलने दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं बाजी हाथ से निकली कि मेरी जान भी गई। कब तक, आखिर कब तक अपने आप को बचाए रखोगे? जगमोहन मुस्कुराया। जब मुझे लगेगा कि तुम लोग मेरे लिए खतरनाक बनने जा रहे हो तो मैं गोली चलाने में देर नहीं लगाऊंगा। सीताराम की आवाज में दरिंदगी का पुट भरता चला गया था। तुम फालतू की बात मत करो। सीताराम उसकी बात काटकर गुर्राया। तुम लोगों के साथ मैं बातें करूंगा, दिल खोल कर करूंगा, लेकिन पहले देवराज चौहान से निपट लूं। सबसे बड़ा खतरा तो उसी से है। जगमोहन ने होठ भींच लिए। उसके बाद वह नहीं बोला। जगमोहन कोई ऐसा मौके की तलाश में था जब वह सीताराम के हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर पर हाथ डाल सके, परंतु सीताराम उसकी आशा से कहीं अधिक चालाक और फुर्तीला था। उसने उसको जरा भी मौका नहीं दिया। दोस्तों, आप सुन रहे हैं असंभव डकैती का क्लाइमैक्स पार्ट। अनिल मोहन जी ने इस बार कुछ ज्यादा ही लंबा लिखा है, जो कि काफी लंबा चलेगा, इसलिए इसे एक ही एपिसोड में समेटना हमारे लिए संभव नहीं था। इसे हम 3 एपिसोड में प्रसारित करेंगे। पहला क्लाइमैक्स पार्ट आप सुन चुके हैं, जो कि एपिसोड नंबर 6 था। इसके बाद का क्लाइमैक्स पार्ट नंबर 2 7th एपिसोड में आएगा, और अंत में जाकर 8th एपिसोड में आप इस कहानी को पूरी तरह से खत्म पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे असंभव डकैती के क्लाइमैक्स 2 में।